अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ बातें। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के तहत जो प्रैक्टिकल हो रहे होते हैं, ख़ास करके आज की वीडियो में हम HSC पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर की बात करेंगे क्लास 12 की। उसके अंदर जो जूलॉजी का प्रैक्टिकल होता है उसकी बात करेंगे, यानी सेकेंड ईयर जूलॉजी के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में किस तरह से तैयारी करनी थी, क्या क्या पढ़ना था, किस तरह से पेपर जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है क्या होता है, कितने सवाल होते हैं, उसमें क्या क्या आता है, कितना लिखना होता है, क्या करना होता है, वो सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैं आपको सेकेंड ईयर से रिलेटेड बता रही हूँ, बट अगर फर्स्ट ईयर वाले देख रहे हो तो वो ये नोट कर सकते हैं कि तकरीबन सेम है पैटर्न ना। जैसे डायसेक्शन आपकी होती है वैसे इनकी भी होती है, स्लाइड प्रिपरेशन होती है सेम, स्पॉटिंग वाइवा सारी चीज़ें ये होती हैं, बस टॉपिक और चीज़ें चेंज हो जाती हैं कि आपकी डिफरेंट है इनकी डिफरेंट है, ठीक है, बस ये फ़र्क होता है। यानी प्रिपरेशन का तरीक़ेकार जो है वो दोनों का सेम हो जाता है। मेरे ख्याल से मार्क्स भी तकरीबन सेम होंगे, 1-2 मार्क्स का फ़र्क होगा। इनके जो होते हैं वो 7 मार्क्स होते हैं, 7 मार्क्स जो होते हैं वो 70 पॉइंट्स के बराबर कह रहे होते हैं, यानी कि एक मार्क को हम 10 पॉइंट के बराबर कहते हैं। फिर इसी 70 पॉइंट्स के हिसाब से हम 5 क्वेश्चन में इन पॉइंट्स को डिवाइड करते हैं। जैसे डायसेक्शन 20 पॉइंट्स की होती है, सबसे ज़्यादा इसी के पॉइंट होते हैं। फिर स्लाइड प्रिपरेशन 10 पॉइंट की हो जाती है, सबसे ज़्यादा स्पॉटिंग के मार्क्स होते हैं, 30 पॉइंट्स इसके हो जाते हैं, वाइवा के 5 और सर्टिफाइड जर्नल सबमिट कराने के आपको 5 पॉइंट। इस तरह से टोटल आपको 70 पॉइंट्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकल में दिए जा रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास पहला सवाल होता है डायसेक्शन का। डायसेक्शन में आपके पास जो होती है वो फ्रॉग के अंदर 2 चीज़ों की डायसेक्शन होती है, या तो उसका यूरोजेनाइटल सिस्टम ऑफ फ्रॉग की डायसेक्शन होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ फ्रॉग की डायसेक्शन होती है। इसके अलावा अर्थवॉर्म में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायसेक्शन और कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की डायसेक्शन सेकेंड ईयर में करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, सवाल के अंदर पहले सवाल के अंदर आपको अगर तो परफॉर्मेंस हो रही है तो आपको जो स्पेसिमेन ला के दिया जाता है आपको उसको डायसेक्ट करके दिखाना होता है। उसको दिखा के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूरोजेनाइटल सिस्टम की डायसेक्शन आई है तो उसके अंदर जो चीज़ें पर्टिकुलरली एक्सपोज करनी होती है, जो आपके जर्नल में मेंशन है, वो आपको डायसेक्ट करके दिखानी होती है। उसी के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। परफॉर्म किया, डायसेक्ट करके उसको सामने रखा, और फिर आपकी जो आंसर शीट आती है उसके अंदर आपको जो है वो डायग्राम बनानी होती है। जो भी आपका डायसेक्शन आई है उसकी डायग्राम भी साथ गिवन है, यानी कि इस सवाल में भी आपको जो भी है सारी 4 की 4 डायग्राम जो है वो प्रैक्टिस करके जानी है। यानी आपको जो है परफॉर्म करना है, इस सवाल में आपको 2 काम करने हैं, परफॉर्म करना है और दूसरा आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है जो भी आपकी डायसेक्शन आई है। जैसे कि आपके जर्नल में ये गिवन होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूरोजेनाइटल ऑर्गन ऑफ फ्रॉग वाली डायसेक्शन आई है तो पहले तो आपको ये बताना होगा कि मेल है या फीमेल है। जाहिर सी बात है डायसेक्ट करेंगे, ऑर्गन देखेंगे तो आप बताएंगे टेस्टीज़ है तो मेल होगा, ओवरीज है तो फीमेल होगा। तो क्या है कि टेस्टीज़, किडनीज, ये सारे ऑर्गन्स को जब आप डायसेक्ट करके एक्सपोज करके दिखाएंगे तो आपको उस हिसाब से इसके पॉइंट्स मिल रहे होंगे। ये सब एक्सपोज करके दिखाने के, डायसेक्ट करके शो करने के आपको इस तरह से पॉइंट्स मिल रहे होंगे। इस तरह से 5 नंबर जो है वो आपको लेबल डायग्राम बनाने के मिल रहे होंगे। तो पहले सवाल के अंदर डायसेक्शन के अंदर आपको डायसेक्शन परफॉर्म करनी थी और लेबल डायग्राम बनाई थी। अब बात करते हैं इस पर कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड कि उसका क्या करें, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में तो परफॉर्मेंस हुई नहीं है और जो है वो बहुत सारे लोगों ने अगर की भी है, 1-2 परफॉर्मेंस की है, बहुत सारे लोगों ने अटैम्प्ट भी नहीं किए होते, प्रैक्टिकल नहीं ले रहे होते वो, तो अब क्या करें। तो इसका भाई ये इसके 2 हल हैं। एक तो ये कि आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, जिस सेंटर में पढ़ते हैं आप, वहाँ पे भी अगर आप प्रैक्टिकल के अलग से सेशंस होते हैं, अलग से क्लासेस हो रही होती है प्रैक्टिकल से रिलेटेड, तो आप चाहें तो उन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आपको स्पेसिमेन देंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, सिखाएंगे, बिल्कुल कॉलेज की जैसे कॉलेज में करवा रहे होते हैं वैसे आपको प्रैक्टिकल करवा देंगे। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरी चीज़ यही कि अगर आपने जर्नल में देखें डायसेक्शन में आपको प्रोसीजर बताया हुआ, ये सब नहीं लिखना होता ना, प्रोसीजर याद करके लिखना होता है, कुछ भी नहीं लिखना होता, इसके अंदर कोई लिखने का काम नहीं होता। अगर किसी को बोला है किसी कॉलेज में कि जो डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है इसको याद करना है या इसको थोड़ा बहुत लिखना है, तो मैं ये कहूँगी कि एक दफ़ा इसको 1 रीड दे दें, 2 रीड दे दें, 1-2 दफ़ा पढ़ लें, इतना मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। बाकी ये कि अगर आपको याद करने के लिए बोला है तो फिर वही वाली चीज़ कि आप ये सारी डिस्क्रिप्शन याद कर लेंगे। बाकी मेरे हिसाब से तो कोई कुछ लिखने का काम नहीं होता डायसेक्शन के अंदर, सिर्फ परफॉर्म करना होता है और डायग्राम बना के देनी होती है बस। तो मैं आपको ये बताई थी कि प्रोसीजर अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, इसको सारा रीड करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत, अगर किसी ने कॉलेज में प्रैक्टिकल लिया है तो उसको याद आ जाएगा कि उसने क्या किया था। अगर आपको ये वाला तरीका अभी भी फिर भी समझ नहीं आ रहा याद मुश्किल लग रहा है, तो यही है कि आप यहाँ से प्रोसीजर पढ़ें। उसके बाद आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें डायसेक्शन ऑफ यूरोजेनाइटल सिस्टम ऑफ फ्रॉग, 1 से 2 कोई वीडियो तो आपको जो है वो लाजमी से रिलेटेड मिल जाएगी, परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। आप चाहे तो कोचिंग से, जैसे प्रैक्टिकल सेंटर आदम जी, वहाँ से जाके डायरेक्टली वहाँ के जो प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं उसमें एडमिशन ले लें। नहीं, ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो फिर आप अपना घर बैठ के यूट्यूब से भी डायसेक्शंस की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो डायग्राम्स होती हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी होती है। इस तरह से जो भी आपके डायग्राम्स बनाई हैं इन सब की आप प्रैक्टिस कर लेंगे और जो है वो इनको आपको फिर वहाँ पे जो भी आपका आएगा स्पेसिमेन, उस हिसाब से आपको उसको डायसेक्ट करके उसकी डायग्राम बनानी होगी, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि अपने तौर पे आप परफॉर्मेंस की तैयारी करके जाएँ।
बाकी ये कि अगर किसी की किस्मत अच्छी होगी तो ये भी हो सकता है कि आपसे परफॉर्म ना करवाएं। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि फ़र्स्ट शिफ्ट में परफॉर्मेंस हो रही होती है, फर्स्ट शिफ्ट में ही पहले बैच को परफॉर्म करवाते हैं, दूसरे से नहीं करवाते, स्पेसिमेन नहीं होते इतने उनके पास। या ये भी हो रहा होता है कि बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं होती, या ये होता है कि हर बैच में हर शिफ्ट में जो होती है परफॉर्मेंस हो रही होती है। वो टोटली डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो यही है कि आप इस आसरे पर नहीं रहेंगे कि परफॉर्मेंस नहीं होगी। अगर कहीं किसी को बोला भी है कॉलेज में कि हम परफॉर्म नहीं करवाते, तो हो सकता है वो फिर भी आपसे परफॉर्म करवा ले, कुछ भी हो सकता है। तो भैया आप अपने तौर पर पूरा प्रिपेयर करके जाएँ, परफॉर्मेंस की भी प्रिपरेशन इस तरह से आप करके जाएँ, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल होता है आपके पास स्लाइड प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो अगर आपने कॉलेज में प्रैक्टिकल्स लिए हो तो आपको पता होगा, जैसे अगर किसी दिन अगर कॉकरोच का प्रैक्टिकल करवाए तो हमें उसके साथ ही स्लाइड प्रिपरेशन जो होती है इससे रिलेटेड जो कि होती है, या तो मेलफिजियन ट्यूब्यूल ऑफ कॉकरोच की स्लाइड बनानी होती है, या स्ट्राइटेड मसल ऑफ कॉकरोच की स्लाइड बनानी होती है। तो स्लाइड भी हमें साथ ही बनवा लेते थे। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर आपकी कॉकरोच की डायसेक्शन आई तो पॉसिबली आपकी या तो ये वाली स्लाइड आएगी प्रिपरेशन में, या ये वाला सवाल आएगा होगा स्लाइड प्रिपरेशन में, क्योंकि ये कॉकरोच से रिलेटेड है। इसके अंदर डाइसेक्टेड स्पेसिमेन से ही हम जो है वो अपना मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसकी स्लाइड बना रहे होते हैं। तो इसीलिए जो भी आपका डाइसेक्शन आता है उसी से रिलेटेड जो होती है स्लाइड बनाने के लिए आ जाती है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो जाहिर सी बात है आपको यही नहीं पता कि आपकी कौन सी डाइसेक्शन आएगी, तो आप इसमें भी कोई चांस नहीं ले सकते। करना तो आपको इसमें भी सब कुछ है। इसमें क्या करना होता है, इसमें जो है वो आपके आधे नंबर मिलते हैं आपको परफॉर्मेंस के, और आपको आधे नंबर मिलते हैं इसमें कैरेक्टर्स लिखने के और डायग्राम बनाने के, आपको हाफ नंबर मिलते हैं। यानी इसमें भी जो है वो स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है, स्टेनिंग वगैरह करनी होती है, हैंडलिंग किस तरह से करें उसके आपको हाफ नंबर मिलेंगे, 5 पॉइंट्स उसके हो जाएंगे टोटल। और कैरेक्टर्स लिखने के 3 पॉइंट्स और डायग्राम बनाने के आपको मेरे ख्याल से 2 पॉइंट्स इस तरह से मिल रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको जर्नल में गिवन है कि इन दोनों चीज़ों की सारी हैंडलिंग और परफॉर्मेंस है, उसके जो है वो टोटल 5 पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स और लेबल डायग्राम बनाने के आपको 5 पॉइंट्स हैं। तो इस पर भी आप जब अपना जर्नल खोल के देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है, रिक्वायरमेंट, थ्योरी, प्रोसीजर। इसमें से कोई भी चीज़ याद नहीं करनी होती है, नहीं लिखनी होती, ठीक है। मैं बता चुकी हूँ क्या चीज़ आपको लिखनी है, क्या चीज़ याद करनी है। एक तो आप पहले प्रोसीजर पढ़ लेंगे कि किस तरह से परफॉर्म करना है। मेरे ख्याल से यूट्यूब पे तो इसकी कोई वीडियो नहीं होगी, हो सकता है मिल भी जाए आपको, लेकिन ये कि अगर आप इसको एक दफ़ा रीड कर लेंगे ना तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई वीडियो देखने की। बहुत आसान ही होता है, इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। सिर्फ आपको वहाँ से जो है वो चीज़ जो जिसकी स्लाइड बना रहे हैं उसको डाइसेक्टेड चीज़ से निकालना होता है, डाइसेक्टेड स्पेसिमेन से निकालना होता है। फिर उसको जिस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको वॉश करें, स्लाइड पे रखें, फिर उसमें जो है वो स्ट्रेन डालें। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो आप आराम से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोसीजर सिर्फ पढ़ के परफॉर्मेंस के लिए करना है, लिखना नहीं है, याद नहीं करना। क्या चीज़ याद करनी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे यहाँ पे दिए हुए 5 है तो आप 5 के 5 सारे कैरेक्टर्स याद कर लेंगे। कन्फ्यूजन भी लिखने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होती, कैरेक्टर्स लिखेंगे। और फॉर एग्जांपल जैसे ये डायग्राम है तो ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। ये वाली डायग्राम हमसे बनवाई थी तो ये वाली डायग्राम आपको ड्रॉ करनी होगी। इस तरह से आपको डायग्राम बनानी होती है, कैरेक्टर लिखने होते हैं और इस तरह से परफॉर्म करना होता है, स्लाइड बनानी होती है। तो यानी इसमें भी जो चारों के चारों हैं सब में जो है सबके कैरेक्टर्स याद करने हैं और सबकी डायग्राम लिखनी है। मेरे ख्याल से आप कम से कम 4 से 5 कैरेक्टर्स तो याद करके जाएँ ताकि आपको उस वक्त कम से कम 4 कैरेक्टर्स तो याद हो या 3 याद हो, 3 से कम नहीं लिखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी स्पॉटिंग आ जाती है। इसमें आपके पास जो होते हैं वो 3 स्पॉट्स होते हैं, यानी 3 आपके पास 3 स्टेशंस होंगे। हर स्टेशन पे आपको जो है वो 2 से 3 मिनट मिलते हैं। उसमें आपको स्पॉट देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, उसके आइडेंटिफिकेशन में उसका नाम लिखना होता है, फिर आपको उसके कैरेक्टर लिखने होते हैं और फिर डायग्राम जो है वो उसी वक्त नहीं बनानी, बाद में भी आप आराम से उसकी डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन डायग्राम बनानी होती है। ये होता है स्पॉटिंग में। एट दी स्पॉट आपको आइडेंटिफाई करके उसके कैरेक्टर्स लिखने होते हैं 4 से 5। इसके लिए आपको 2 से 3 मिनट मिलते हैं, तो इसमें थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। किस तरह से यहाँ पे जो है वो 3 स्पॉट किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो आपके पास अपेंडिक्स ए के अंदर जो है वो इस सेक्शन से आपके पास एक स्पॉट आता है और इस सेक्शन से आपके पास एक स्पॉट आता है और अपेंडिक्स 2 से आपके पास एक स्पॉट आता है। यानी कि आपके पास जो स्पॉटिंग होती है उसमें 2 बोन्स होती है 2 स्टेशन पे, और एक स्टेशन पे जो है माइक्रोस्कोप पे परमानेंट स्लाइड होती है। तो जो एक बोन होती है वो यानी एक स्टेशन पे जो बोन होती है या तो वो स्कल ऑफ फ्रॉग से आ सकती है या तो वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग की कोई बोन हो सकती है। बाकी स्टेशन 2 पे जो है वो कोई भी पेक्टोरल गडल या फोर लिम्ब की या पेल्विक गडल या हाइंड लिम्ब की कोई भी एक बोन जो होती है वो यहाँ पे हो सकती है। तो इस तरह से एक बोन ये होती है, एक ये होती है और एक स्लाइड होती है जो कि इसमें से कोई सी भी एक परमानेंट स्लाइड जो होती है माइक्रोस्कोप में लगी होती है। आपको उसको देखना होता है, देख के फ़ौरन से उसको पहचानना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या फिर किस तरह से होता है मैंने बताया आपको कि जैसे कि जो स्केलेटन है, जो बोन है,
उसमें किस तरह से करना होता है कि स्टेशन पे आप खड़े होते हैं, बोन देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर लिखते हैं कि ये फ़लाना बोन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फीमर है तो आप बताएंगे फीमर ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की बोन्स होती हैं ज़्यादातर कॉलेजेस वगैरह में, तो आप बताएंगे कि फीमर ऑफ फ्रॉग। इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करने के आपको 2 पॉइंट मिल गए। फिर आप उसके 4 कैरेक्टर्स लिखेंगे। फीमर के जो 4 कैरेक्टर्स आपको जर्नल के अंदर गिवन है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। 4 कैरेक्टर्स लिखेंगे, 4 से 5 है जितने भी गिवन हैं जिस भी बोन के, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी आर्टिकुलेशन गिवन होती है, आर्टिकुलेशन लिखनी होती है। ये सारी चीज़ें तो आपको एट दी स्पॉट खड़े खड़े करना पड़ता है। उसके बाद फिर आप जब अपने सीट पे वापस जाते हैं तो वहाँ जाके आप आराम से अपनी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो होती है, ये जो 2 स्पॉट होती है इस पर बोन्स होती हैं और उन बोन्स का आपने ये सारा काम करना होता है, करेक्टर्स, आर्टिकुलेशन और उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखनी होती है। फिर जो स्लाइड होती है उसमें भी ये होता है कि आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है क्या चीज़ है, किस चीज़ की स्लाइड है, और फिर जो है वो उसके आपको वहीं पे एट दी स्पॉट जो होते हैं उसके 4 से 5 करेक्टर्स लिखने होते हैं और फिर बाद में आप उसकी लेबल डायग्राम बना सकते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला, आपको डायसेक्शन की भी डायग्राम करनी है, आपको स्लाइड की भी सारी डायग्राम करनी है सारी, और इसमें भी सारी जो भी स्पॉट्स हैं सबकी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। इसमें बोन्स वाली पे बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी आप डायग्राम जो है वो जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी प्रैक्टिस कर लें, और स्लाइड्स की भी आपको फिर प्रैक्टिस करनी है डायग्राम की, क्योंकि हर जगह आपको लेबल डायग्राम बनानी ही बनानी, सिर्फ डायग्राम नहीं बनानी, लेबलिंग भी उसकी करनी है, लेबल भी करना है, ठीक है। तो जैसे ये फॉर एग्जांपल वर्टिब्रा वाली बोन है जो कि किसी आपके फर्स्ट स्पॉट में आ सकती है, या तो स्कल बोन आ सकती है, वर्टिब्रा वाली कोई बोन आ सकती है। तो ऐसे एक एटलस वर्टिब्रा है, इसके इस तरह से मेरे ख्याल से 7 करेक्टर लिखे हुए हैं, 6 करेक्टर लिखे हुए हैं। तो आप इसमें से कम 5 तो याद कर लें, तो आपको 4 या 5 याद रह जाएंगे एट द टाइम ऑफ स्पॉटिंग, ठीक है। इस तरह से ये करेक्टर्स लिखे, आर्टिकुलेशन लिखी, सबसे पहले आपने इसको आइडेंटिफाई किया इसको देख के कि ये कौन सी बोन थी, क्या थी, कौन सी एटलस थी या जो भी थी, कौन सी वर्टिब्रा थी, आपने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद आपने इसे करेक्टर लिखे, उसके बाद आपने जो है वो उसकी आर्टिकुलेशन लिखी और फिर अपनी सीट पे जाके बाद में इसकी डायग्राम ड्रॉ कर दी। इतनी ज़्यादा इंप्रेशंस और ये सारी शेडिंग वेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से इसके स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बहुत सारी डायग्राम्स हैं तो वो सारी आपको करके जानी है, ठीक है। इसी तरह से जो परमानेंट स्लाइड है, फॉर एग्जांपल ये एक स्लाइड मैंने ले ली है, उसका प्रैक्टिकल खोल के दिखा रही हूँ मैं आपको कि ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं सारे, ये आपने याद करने हैं, यानी तकरीबन आपने बहुत सारा काम याद करना है और बहुत सारे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ये काम करना ही करना है, ठीक है। और इस तरह से जो है वो डायग्राम वगैरह जो है वो इनकी भी जो परमानेंट साइड है इन सबकी डायग्राम वगैरह भी आपको इस तरह से ड्रॉ करनी होगी। तो डायग्राम्स भी सबकी करनी है और इनके कैरेक्टर्स भी आपने याद करना है। बाकी ये कि आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इतना परेशान नहीं हो, बाज़ औक़ात तो स्पॉटिंग भी बहुत सारे कॉलेज में जो है वो बता देते हैं कि ये स्पॉट है, ये रखा हुआ है, जल्दी से उसके कैरेक्टर्स लिख के आ जाओ बस, तो इसका भी इतना कोई मसला नहीं है। बाकी ये कि इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है बोन्स को डिटेक्ट करना। जैसे आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये फीमर है, तो फीमर का एक पर्टिकुलर हेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, बस इस तरह से जो उनकी ख़ास फीचर्स है ना उसको सही से पढ़ेंगे, उसको सही से देख के जाएंगे तो आप खुद से भी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चाहे तो गूगल वगैरह से इमेजेस भी सर्च करके देख लें किस तरह से होती हैं एक्चुअल में सारे डायग्राम, और रियल इमेज का तो फ़र्क होगा। वैसे ही जैसे ये इसका हेड लाइक स्ट्रक्चर है तो इसका जो इस तरह से फ्लैट जो है वो आर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो उनके ख़ास जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके दरमियान जो फ़र्क है वो याद करके चाहिए। जैसे इसका देखिए कितना डिफरेंट है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है जो पीछे बोन आई थी, तो बिल्कुल भी इस तरह से सेम नहीं होती, अलग अलग ही होती हैं। उनको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जैसे ये वाली तो आपको इसमें बाकायदा ये रिज नज़र आएगी, ये क्या है ह्यूमरस है, जो पीछे मैंने दिखाई थी फीमर थी। इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप इस तरह से अगर याद करके जाएंगे तो आपको मसला नहीं होगा। उसके बाद वाइवा पे आ जाते हैं। वाइवा में अक्सर जो है वो इसी से रिलेटेड जो है वाइवा पूछ रहे होते हैं कि जो आपने डायसेक्ट किया होता है पूछ रहे हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसका क्या फंक्शन है, ये जो आपने स्ट्रक्चर एक्सपोज किया है इसका क्या काम होता है। इस तरह से आपने जो है वो वाइवा में आपसे सवाल पूछते हैं। इसमें भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके जर्नल में एंड में जो है वो वाइवा का भी पूरा सेक्शन दिया हुआ है। जैसे डायसेक्शन के जितने भी आपके पार्ट्स हैं उन सब का अलग अलग वाइवा, इस तरह से छोटे छोटे जो है वो सिंपल क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी गिवन होता है। अगर आप ये सब याद कर लें तो मेरे ख्याल से ये मोर देन इनफ होता है। इसमें मैं सिर्फ डायसेक्शन की बात नहीं करी, सिर्फ डायसेक्शन में भी जो वाइवा दिए हैं और उसके अलावा भी ये जो सारे आपको दिए हुए होते हैं, जैसे कि स्लाइड प्रिपरेशन पार्ट 2 में भी आपको बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, लग रहे होंगे ज़्यादा, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना तो ये बहुत मुश्किल है ना ये बहुत ज़्यादा है। आपके वाइवा के लिहाज से, आपकी प्रिपरेशन के लिहाज से ये मोर देन इनफ होता है। अगर आप इनको सबको ही याद करके चले जाएँ तो इंशाल्लाह आपका वाइवा इन्हीं से जो है वो सही से निकल जाता है। ठीक है, सारी चीज़ों के दिए हुए हैं आपको, सारी स्लाइड्स के सबकी जो है वो आपको वाइवा वगैरह गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या जाती है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड गाइड कंप्लीट किस तरह से प्रिपेयर करना था, क्या क्या करना था, मैंने सारी चीज़ें डिटेल में आपको बता दी हैं। और ये है कि अगर आप अपना जर्नल खोल के देखेंगे तो आपको अपने सारे जर्नल में ज़ूलॉजी बॉटनी में इस तरह से हर सेक्शन से रिलेटेड जो है वो ऑलरेडी उसमें गाइड रिटन है। एक दफ़ा आप उसको भी पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे प्रिपेयर करना होता है। आई होप ये वीडियो जो है वो
सबके लिए हेल्पफुल रहेगी और आगे भी दूसरे सब्जेक्ट के लिहाज से भी आप जो है वो उससे गाइड ले सकते हैं कि किस तरह से आपने बेसिकली जर्नल को स्टडी करना है। इस वीडियो से आपको ये समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।